नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 4 जुलाई और दिन शनिवार। भारत में इस दिन को महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की स्मृति दिवस यानी पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की देश विदेश की बड़ी और अहम खबरें। झारखंड सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर अवसर देना और उन्हें सिविल सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। राज्य के कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकली है। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्र 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह उनके लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं एक और अहम भर्ती अपडेट की ओर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने PCS प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 9 जुलाई 2026 तक चलेगी। आयोग के अनुसार मेंस परीक्षा इसी महीने आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपके काम की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में UG एडमिशन 2026 के लिए CSAT फेज 2 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। छात्र 11 जुलाई तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन कर सकते हैं। इसके बाद 12 जुलाई को सिम्युलेटेड रैंक जारी होगी, जिससे छात्र अपनी प्राथमिकता में बदलाव भी कर सकेंगे। वहीं पहली सीट आवंटन सूची 16 जुलाई को जारी की जाएगी। छात्रों को समय रहते अपनी चॉइस भरने की सलाह दी गई है। अब बात उस फैसले की जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की बिक्री पर रोक लगा दी है। खाद्य एवं औषधि मंत्री नरहरि झिरवाल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। सरकार का कहना है कि ड्रिंक में कैफीन की अधिक मात्रा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हाल ही में फसाई ने भी गलत ब्रांडिंग के आरोप में इस ड्रिंक से जुड़ी कंपनियों को नोटिस जारी किया था। अब जो अपडेट आई है उससे किसानों के चेहरे खिल सकते हैं। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। 7 जुलाई से जायद यानी ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद MSP पर शुरू होगी। यह खरीद केंद्र सरकार की PM आशा योजना के तहत की जाएगी। किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर निर्धारित खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचनी होगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा और बाजार में कीमत गिरने से होने वाले नुकसान से भी राहत मिलेगी। लेकिन असली राहत की खबर अभी आगे है। मध्य प्रदेश ने धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब धान की फसल को भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। यानी अगर बाजार में धान का भाव MSP से कम रहा तो दोनों के बीच का अंतर सरकार किसानों को देगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। देश में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा ने महिला किसानों के लिए एक ऐतिहासिक बिल पास किया है। अब खेती के साथ साथ डेयरी और पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को भी आधिकारिक तौर पर किसान का दर्जा मिलेगा। इससे उन्हें बैंक लोन, सरकारी योजनाएं और अन्य सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कानून महिलाओं की मेहनत को पहचान देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है। दिल्ली NCR में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक होने पर ही घर से निकलने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। अब आस्था से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष संदेश जारी किया है। PM ने यात्रा को आस्था और सौभाग्य का प्रतीक बताते हुए सभी श्रद्धालुओं से 5 संकल्प अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यात्रा निष्ठा, अनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ पूरी करें। साथ ही यात्रा को सफल बनाने में जुटे सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच 3 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। इस बार अमरनाथ यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। लाखों श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है।
अगर आपने भी ये वायरल दावा सुना है तो पहले इसकी सच्चाई जान लीजिए। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 15 जुलाई से पीएफ का पैसा यूपीआई और एटीएम के जरिए निकाला जा सकेगा और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन अब तक ईपीएफओ या केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ईपीएफओ 3.0 के तहत ऐसी सुविधा लाने की तैयारी जरूर चल रही है, लेकिन इसकी लॉन्च डेट और प्रधानमंत्री के उद्घाटन की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब राजस्थान से आई इस खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राजस्थान के जोधपुर को जल्द ही नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जोधपुर और मारवाड़ के लोगों को यह बड़ी सौगात देंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में जोधपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास हुआ है। 2000 करोड़ रुपए की रिंग रोड बनाई गई है और 42 नई ट्रेनों की शुरुआत भी की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जुलाई को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बलोत्रा जिले की पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कई युवाओं को प्रधानमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। अब कोर्ट के एक फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाह, हलाला और 3 तलाक जैसी प्रथाओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि इनकी आड़ में महिलाओं के यौन शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा कि ऐसे कृत्य न केवल कानून अपराध हैं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में अपराधों को कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसने सभी को चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में एआई के गलत इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी दी है। एक मामले में एनसीएलटी के आदेश में एआई से तैयार किए गए फर्जी कानूनी उदाहरण मिलने पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे फर्जी फैसलों का इस्तेमाल मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव की तरह है, जो अदृश्य भी और बेहतर खतरनाक भी। अदालत ने साफ कहा कि एआई से बने फर्जी फैसलों या उदाहरणों के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी के हिंदू देवी देवताओं से जुड़े विवादित वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार की शिकायत समिति को वीडियो हटाने की मांग पर फैसला लेने के लिए 15 दिन का समय दिया है। यह मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के मांस खाने को लेकर टिप्पणी की गई थी। अब सभी की नजर समिति के फैसले पर टिकी हुई है। ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान यानी खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। इससे पहले कोर्ट ने कथित हथियारों से जुड़े दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था। अब सभी की नजर 7 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जहां मामले में अहम फैसला सामने आ सकता है। महाराष्ट्र के वाशिम में 2011 के हिरासत में मौत के मामले में अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला भोग्या पवार की हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है। परिजनों के आरोप के बाद सीआईडी ने जांच की थी। करीब 15 साल बाद कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है। अब आगे एक ऐसी न्यूज देखने को मिली जिसमें पैन, वोटर आईडी समेत 16 दस्तावेज भी पेश करने के बावजूद एक युवक अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाया। असम से जुड़े इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ दस्तावेज दिखा देना काफी नहीं है। कोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों में नामों का मेल, पारिवारिक संबंध और कानून प्रमाण भी साफ होने चाहिए। अदालत ने दोहराया कि विदेशी अधिनियम के तहत खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की ही होती है। अब एक ऐसी घटना जिसने हर माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। बेंगलुरु के डे केयर सेंटर में मासूम बच्चे के साथ क्रूरता के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बच्चे के साथ मारपीट और प्रताड़ना के आरोप में दूसरी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार डे केयर सेंटर का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद फुटेज की जाँच की गयी, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान हुई। अब पुलिस महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। ई रिक्शा को दूर से रोकने वाले 2 चीनी ऐप्स बैट और बीएमएस को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया गया है। आईटी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि सरकार को इन ऐप्स की जानकारी मिली थी, जिसके तुरंत बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ऐप स्टोर को पूरी सतर्कता बरतनी होगी ताकि भविष्य में ऐसे नुकसान पहुँचाने वाले ऐप्स आम लोगों तक न पहुँच सकें। सरकार के इस फैसले से ई रिक्शा चालकों को बड़ी राहत मिली है। आरोप था कि इन ऐप्स के जरिए ई रिक्शा को दूर से ही बंद किया जा रहा था, जिससे बीच सड़क पर चालकों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साइबर सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है और कहा है कि भविष्य में भी ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी में 25 नए कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसका मकसद ट्रैफिक जाम कम करना, सफर को आसान बनाना और प्रदूषण पर लगाम लगाना है। यह प्रस्ताव एक एनजीओ के सुझाव के बाद सामने आया है, जिसमें यू टर्न आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा। अगर योजना को मंजूरी मिलती है तो दिल्ली की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य इस नए परिसर के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक एवं बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बिहार में अब स्टेट हाईवे पर सफर महंगा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने चुनिंदा सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है। टोल की वसूली फास्टैग के जरिए होगी। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल 700 से 800 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव और बेहतर सुविधाओं पर किया जाएगा। आगे बिहार के शहरी विकास को बड़ी रफ्तार मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर आधुनिक शहर बसाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बेहतर आवास, आधुनिक सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब इथेनॉल पर फैले भ्रम को सरकार ने साफ कर दिया है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल का इस्तेमाल रेसिंग कारों में भी होता है, जो इसकी क्षमता का सबूत है। मंत्री ने माना कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन बीमा कवर पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने साफ किया कि इस तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें और इथेनॉल को पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर यह सिर्फ एक प्रयोग है तो इसे पूरे देश में लागू क्यों किया गया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर इथेनॉल से लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और क्या सरकार मुआवजा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस नीति को वापस लेने की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सरकारी आदेश का असर जमीन पर नहीं दिखा। शासन के निर्देश के बावजूद कई ग्राम सचिवालयों में लेखपाल और पंचायत सचिव अनुपस्थित मिले। कहीं कार्यालयों पर ताले लटके थे तो कहीं सिर्फ पंचायत सहायक मौजूद थे। ऐसे में ग्रामीणों को अपने काम के लिए परेशान होना पड़ा। और देखिए, आज शनिवार है तो हिंदू धर्म में लोगों की मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन कर्मफल दाता शनिदेव और संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत, पूजा और उपाय करने से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। अब अपनी खबरों में आगे चलते हैं। केरल में इंसानियत की एक शानदार मिसाल देखने को मिली। ट्रैफिक जाम के दौरान एक व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। तभी पास से गुजर रही बस में मौजूद 2 नर्सें तुरंत नीचे उतरी और बिना देर किए उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। उनकी सूझबूझ और समय पर की गई कोशिश से व्यक्ति की जान बच गई। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि आपात स्थिति में सही समय पर दिया गया सीपीआर किसी की जिंदगी बचा सकता है। राजस्थान के जालौर से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। 80 साल की दृष्टिहीन खोखू देवी, जिन्होंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया था, पिछले 5 साल से पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी। गुरुवार को जब वह व्हील चेयर पर कलेक्ट्रेट पहुंची तो कलेक्टर खुद अपने चैम्बर से बाहर आए, उनकी पूरी बात सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को पेंशन दोबारा शुरू करने के निर्देश दे दिए। यह घटना सिस्टम की लापरवाही के साथ साथ संवेदनशील प्रशासन की भी मिसाल बन गयी। वहीं दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कई सख्त नियम लागू किए जाएंगे। इनमें जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्यों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग शुल्क दोगुना और पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य जैसे कदम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य सर्दियों में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाना है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईएसआईसी शाखा प्रबंधक कुलदीप सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक फैक्ट्री हादसे में दिव्यांग हुए कर्मचारी की 2,40,000 रुपए की सहायता राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। पीड़िता की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और पैसे लेते ही आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिवसेना को लगे राजनीतिक झटकों के बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि 1 घंटा ईडी हमें दे दो, न शिंदे बचेंगे और न बीजेपी। उन्होंने दावा किया कि अगर जांच एजेंसियों का निष्पक्ष इस्तेमाल हो तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। राउत का यह बयान महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ा सकता है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में 1,21,000 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं ने मई महीने का करीब 36 करोड़ रुपए का बिजली बिल अब तक जमा नहीं किया है। बिजली विभाग लगातार उपभोक्ताओं से भुगतान करने की अपील कर रहा है, लेकिन बकाया राशि अभी भी नहीं चुकाई गई। DVVNL ने चेतावनी दी है कि समय पर बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं, जबकि जून का बिल भी जल्द जारी होने वाला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शेरानी जिले से डेरा इस्माइल खान जा रही एक यात्री बस खाई में गिर गई, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया। मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनका पार्थिव शरीर तेहरान, कोम और इराक के करबला सहित कई धार्मिक शहरों से होकर गुजरेगा। इसके बाद उन्हें मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि कार्यक्रम कई दिनों तक चलेंगे, जिनमें लाखों लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल के बाद अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। चन्नी समर्थक नेताओं का कहना है कि मौजूदा नेतृत्व में पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। वहीं वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी और सुखजिंदर सिंह रंधावा की नाराजगी ने भी पंजाब कांग्रेस की सियासत को और गर्मा दिया है। अब सबकी नजर पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अलग अलग जाति के 24 वर्षीय युवक और 22 वर्षीय युवती के शव आम के पेड़ से लटके मिले। युवती की मांग में सिंदूर मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने मौत से पहले शादी की थी। पुलिस के अनुसार दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने भागने और फायरिंग की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला 2 जुलाई को हुई मोहित शर्मा की हत्या से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले की आगे की जाँच जारी है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आरोप है कि मात्र 18,000 रुपए मासिक वेतन के बावजूद उसने 2 मंजिला आलीशान मकान बना लिया। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। अब प्रशासन की नजर इस निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हिमाचल कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। राठौर ने मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस बयान के बाद मामले को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले में सभी की नजर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी। पहले मैच में बारिश के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो सका, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीम मैनेजमेंट दूसरे T20 में वैभव को डेब्यू का मौका देगा या फिर अनुभवी खिलाड़ियों पर ही भरोसा कायम रखेगा। फिलहाल प्लेइंग 11 को लेकर सस्पेंस बरकरार है। क्या केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया को भी जमानत मिल सकती है? राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद यह सवाल लगातार चर्चा में है। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। इसके बाद केतन अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिया को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों मामलों के साक्ष्य, जाँच और परिस्थितियाँ अलग अलग है, इसलिए सिर्फ सोनम को जमानत मिलने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सिया को भी राहत मिलेगी। सिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत उपलब्ध सबूतों और कानूनी तथ्यों के आधार पर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से अपने 4 देशों के विदेश दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 और 9 जुलाई को वो इंडोनेशिया में रहेंगे, जहां जकार्ता के अलावा योग्याकार्ता में स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे। इसके बाद 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरे का मकसद रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 24 विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता पर चिंता जताई है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। पत्र में विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका से हस्तक्षेप की अपील की है।
भूख हड़ताल के बीच सोनम वांगचुक नाराज बोले, यहाँ प्रदर्शन कम, पिकनिक ज्यादा हो रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक भावुक और नाराज नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने वालों से ज्यादा लोग यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि मुझे दुख होता है कि लोग यहाँ ठूस ठूस कर खाना खा रहे हैं, जबकि हम अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं केतन अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस की अतिरिक्त डिमांड की मांग खारिज करते हुए मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त आधार पेश नहीं कर सकी। वहीं इस सुनवाई के दौरान पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग भी नहीं की। केंद्र सरकार ने मेटा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के मामले में कंपनी से जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। सरकार यह जानना चाहती है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे और उन्हें रोकने के लिए मेटा ने क्या सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इससे पहले व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को लेकर भी कंपनी को नोटिस जारी किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि संधि को स्थगित रखने का फैसला फिलहाल जारी रहेगा। भारत का कहना है कि जब तक परिस्थितियों में उचित बदलाव नहीं होता तब तक अपने फैसले पर कायम रहेगा। इस बयान के बाद एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि चर्चा का केंद्र बन गई है। अब बात कर लेते हैं फिल्म जगत के बारे में। यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म अल्फा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आलिया भट्ट और शर्वरी स्टारर की इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन इसकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 4 करोड़ 48 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब सभी की नजरें वीकेंड की कमाई पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में खुदाई के दौरान कथित तौर पर सोने और चांदी के सिक्के मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चिरगांव कस्बे में मंदिर और तालाब के पास सैकड़ों लोग पहुंच गए और मिट्टी में पुराने सिक्कों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल सिक्कों की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि प्रशासन पूरे मामले की जाँच में जुटा हुआ है। अब बात कर लेते हैं राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। कला और कौशल में निखार आएगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और कारोबार में अच्छी प्रगति के योग हैं। वहीं मेष राशि के लिए आर्थिक प्रयास तेज रहेंगे। करियर और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने के भी प्रबल संकेत हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू होने से पहले दुनिया भर से पहुंचे प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत की ओर से भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधिमंडल और स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं। अगर आपको किसी भी न्यूज के बारे में और जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।